नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए शुरू करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। पहला, मूल अधिकारों की उप समिति के द्वारा निर्मित अधिकारों को संवैधानिक सलाहकार BN राव की सलाह पर दो भागों में विभाजित किया गया। इसमें सबसे पहला भाग था भाग 3 के बाद योग्य अधिकार दिए गए, जिसमें दूसरा भाग 4 के अवाद योग्य अधिकार दिए गए। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 37 में यह उल्लेखित है कि निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता, अपितु इसे लागू करना राज्य का दायित्व है, जिसका अभिप्राय है इसे लागू करने के लिए राज्य के समक्ष कोई समय सीमा उल्लेखित नहीं है। राज्य के द्वारा बनाई गई किसी विधि को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये निर्देशक तत्व के प्रावधान के विरुद्ध है। इसलिए निर्देशक तत्व राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, बल्कि इनकी प्रकृति नैतिक है, जिसका क्रियान्वयन राज्य की इच्छा पर निर्भर है। अवाद योग्य होने के कारण निर्देशक तत्वों की कठोर आलोचनाएं की गई। इसे चुनावी घोषणा पत्र कहा गया और भावनाओं का कूड़ेदान कहा गया। पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा कहा गया। परंतु डॉक्टर अंबेडकर ने निर्देशक तत्वों की उपयोगिता बताते हुए कहा कि कोई भी निर्वाचित सरकार जन भावना की उपेक्षा नहीं कर सकती और जनादेश न्यायालय के निर्णय से भी प्रभावशाली होता है। इसलिए सरकार के द्वारा मनरेगा, उज्ज्वला योजना और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं देने की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन ही है। अब आ जाते हैं कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है, यानी कि वेलफेयर स्टेट होता क्या है। निर्देशक तत्वों में राज्य को कल्याणकारी रूप में चित्रित किया गया है और कल्याणकारी राज्य के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराए जाएंगे। यह आर्टिकल 38 में लिखा गया है। आय एवं अवसर की विषमता न्यूनतम होगी तथा अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार होगा जिससे सार्वजनिक हितों की प्राप्ति हो। वह संपत्ति का केंद्रीयकरण कुछ हाथों में नहीं होने दिया जाएगा। यह आर्टिकल 39B और C में लिखा गया है। उपरोक्त प्रावधानों से यह प्रतीत होता है कि समाजवादी आदर्श निर्देशक तत्वों में अंतर्निहित है और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र की स्थापना के साथ राजनीतिक लोकतंत्र लागू हो गया, परंतु सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए निर्देशक तत्वों की अत्यधिक प्रासंगिकता है। यह उल्लेखनीय है कि संविधान के आदर्श समाजवादी हैं, परंतु 1991 से उदारीकरण एवं निजीकरण की आर्थिक नीति अपनाई गई, जिसके द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में भी निजी उद्यमियों का प्रवेश हो गया, जिसे आलोचक सामाजिक न्याय के आदर्शों के प्रतिकूल मानते हैं। परंतु यह उल्लेखनीय है कि भारत में राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से विफल हो गई थी और 1991 के बाद समूचे विश्व में उदारीकृत आर्थिक प्रणाली का प्रयोग किया गया, जिसमें चीन जैसा साम्यवादी देश भी शामिल था। इसलिए उदारीकरण के द्वारा नई आर्थिक रणनीति का प्रयोग किया गया, जिससे कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाया जा सके, क्योंकि सामाजिक वस्तुओं के वितरण के लिए उत्पादन कौशल होना चाहिए। अब आ जाते हैं सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर, यानी सोशल इकोनॉमिक राइट्स। भाग 3 के मूल अधिकारों के अध्याय में नागरिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जबकि भाग 4 के निर्देशक तत्वों में सामाजिक आर्थिक अधिकारों का प्रावधान है, जिसमें काम का अधिकार यानी राइट टू वर्क, दूसरा वृद्धावस्था में सहायता का अधिकार, तीसरा स्वास्थ्य का अधिकार, चौथा अन्य वंचित परिस्थितियों में सहायता का अधिकार आर्टिकल 41 में लिखा गया, पांचवा 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 45 में लिखा गया है, छठा निःशुल्क एवं वैधानिक सहायता का अधिकार, सातवां कार्य की बेहतर परिस्थितियां और कार्य के दौरान आराम का अधिकार, आठवां महिलाओं को प्रसूति सुविधाओं का अधिकार। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जीवन के अधिकारों की जो विस्तृत और उदारवादी व्याख्या हुई है, उसे जीवन के अधिकार भाग 4 के निर्देशक तत्व के साथ पूरक प्रतीत होते हैं, जिससे ये पुनः प्रमाणित हो जाता है कि भारतीय राज्य की प्रकृति कल्याणकारी है और समाजवादी आधारों को संविधान में
समावेशित किया गया है। अब आ जाते हैं राज्य के लिए विभिन्न प्रकार के निर्देश क्या थे। भाग 4 के निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जिस पर भारतीय शासन अधिनियम 1935 के में उल्लेखित निर्देशों के प्रपत्र का भी प्रभाव है, जिसके अनुसार ग्रामीण स्वायत्त शासी संस्थाओं का पंचायतों के रूप में विकास किया जाएगा। ये आर्टिकल 40 में लिखा गया है, जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्रियान्वित की गई। राज्य के द्वारा गाय, बछड़ों एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध को प्रतिबंधित किया जाएगा तथा दवाइयों के उपयोग के अलावा या औषधि उपयोग के अलावा मद्यपान के सेवन को प्रतिबंधित किया जाएगा। लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया जाएगा। इससे यह प्रतीत होता है कि भारतीय संविधान में गांधीवादी विचारधाराओं एवं आदर्शों को अत्यधिक महत्व दिया गया। इसके अतिरिक्त समाजवादी विचारधारा का भी समावेश किया गया तथा समान नागरिक संहिता, जो कि आर्टिकल 44 में लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति आर्टिकल 51 में लिखा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन, वन्य जीवों के लिए संरक्षण, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच पृथक्करण के उदारवादी विचारों को भी स्वीकार किया गया। अब आ जाते हैं मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों के बीच संबंधों के बारे में। संविधान सभा के अनुसार मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तियों के अधिकार हैं, जबकि निदेशक तत्व समूहों के अधिकार हैं। निदेशक तत्व भविष्य के सामाजिक आर्थिक अधिकार हैं। मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व के बीच सामंजस्यपूर्ण संरचना का सिद्धांत है, परंतु निदेशक तत्व के 2 अनुच्छेद 39B(c) अधिकारों के अनुच्छेद 19 और 14 से पृथक प्राथमिक होंगे। उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि संविधान एक आंगिक दस्तावेज है, जिसमें भाग 3 और 4 संविधान के 2 पूरक अंग हैं। अब आ जाते हैं निदेशक तत्वों के पीछे विद्यमान वैधानिक आधार क्या थे। निदेशक तत्व नैतिक हैं, अवैध योग्य हैं। इसके बावजूद संघ सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रांतीय सरकारें लागू करने से इनकार कर दें तो यह माना जाएगा कि सरकार संवैधानिक तंत्र के अनुसार संचालित नहीं की है और राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 365 में यह दिया गया है, जबकि व्यवहारिक रूप में आज तक राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इस प्रावधान का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु निदेशक तत्वों के पीछे वैधानिकता का प्रावधान अंतर्निहित है। अनेक निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए अनेकों विधि का निर्माण किया गया है और संविधान संशोधन भी किए गए हैं। आज के लिए छोटा सा टॉपिक था। अगर सही लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।